वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ वर्षा। तो आज हम कक्षा 8वीं अर्थात हिंदी का भारत की खोज इस पाठ्य पुस्तक का अहमदनगर का किला ये पाठ पढ़ेंगे। इसके रचनाकार है पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ये आप सभी बच्चों को प्यार करने वाले बच्चे के चहीते चाचा जी, जिनका जन्मदिन हम 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो ऐसे पंडित नेहरू, उनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम ही है, क्योंकि वो हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री है। और जब उनको जेल हुई थी अहमदनगर के किले में, जब उनको लाया गया था, तो उन्होंने अपने समय का कितना सही सदुपयोग किया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपना एक टाइम टेबल फिक्स किया, सुबह से रात तक कि कब उठना है, कब क्या काम करना है। और ऐसे करते करते उन्होंने तब अहमदनगर के किले में भारत की खोज ये पुस्तक लिखा। और उसी पुस्तक को इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की खोज। तो इसका पहला चरण पढ़ेंगे हम, अहमदनगर का किला। तो ये घटना है अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। अब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चाँद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चाँद उगता है तो मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चाँद मेरी बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो पंडित जी कहते हैं कि ये मेरी 9वीं जेल यात्रा, मतलब वो पहले 8 बार जेल जा चुके थे। स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी थे। उस आंदोलन में शामिल होने के कारण अंग्रेज़ सरकार, जो भी हमारे भारतवासी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाते तो उनको क्या करते, गिरफ्तार कर देते। तो लेखक कहते हैं हमें यहाँ आए हुए 20 महीने से अधिक हुए हैं। और यहाँ जब हम पहुँचे तो झिलमिलाता आकाश में एक दूज का चाँद ने हमारा स्वागत किया। अभी दूज का चाँद एक मुहावरा है। तो ऐसे कहा जाता है कि 3 हफ्ते तक उनको पता नहीं था कि हमें कहाँ लाया गया है। इतना वो मतलब एकदम सेप रखा गया था उनको, क्योंकि लोगों को पता चलेगा। फिर ऐसे शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष अर्थात जब धीरे धीरे चाँद निकलने लगता है, और कृष्ण पक्ष अर्थात जो चाँद है वो धीरे धीरे समाप्त होता है, अर्थात अमावस्या आ जाती है। तो तब से हर बार जब नया चाँद उगता था, मतलब हर 1 महीने में पूनम आती है, पूर्णिमा हम जिसे कहते हैं, नया चाँद उगता था। तो लेखक कहते हैं कि मुझे याद दिलाता कि मेरा कारावास का 1 महीना बीत चुका है और चाँद मेरे बंदी जीवन का सहचर अर्थात साथी रहा है। सहचर का अर्थ होता है साथी, और वही मुझे याद दिलाता रहता था कि अंधेरे के बाद उजाला है। यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जब अंधेरा, कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है तो बाद में उजाला भी है। अगर अमावस्या होती है उसके बाद पूर्णिमा भी होती है। अर्थात अगर ये दुख के दिन है तो सुख के दिन भी आएंगे। अगर हम गुलाम हैं तो स्वतंत्र भी बनेंगे। जैसे उन्होंने चाँद से प्रेरणा ली थी। अब लेखक कहते हैं अतीत का भार। अतीत का अर्थ होता है जो बीता हुआ समय है, या जिसे हम भूतकाल कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। और भार अर्थात बोझ। जो बीता हुआ समय है तो वो हमें एक बोझ जैसे क्यों प्रतीत होता है। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागबानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ
बनाने में बिताने लगा। और लेखक ने देखो, पंडित जी ने एक टाइम टेबल, जैसे कि 6 बजे उठना, अपना प्राणायाम योगा जो भी वो व्यायाम करते थे, फिर कब नाश्ता करना, फिर नाश्ता करने के बाद फिर से बागबानी करना। मतलब उन्होंने तो आपने अगर पढ़ा होगा तो उन्होंने जेल में इतने सुंदर तरीके से बगीचा बनाया था। और जब भी वो पहली बार प्रधानमंत्री हुए थे तो उन्होंने एक आदेश ही जारी किया था कि हर जेल में एक बाग होनी ही चाहिए। तो वो यहाँ भी बगीचे की तैयारी में लग गए और धूप में भी वो वही काम करते रहे। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुरानी, मलबे और अवशेषों से भरी हुई। और मिट्टी कैसे थी? खराब थी, पथरीली थी और पुराने अवशेष थे। जैसे पुराने अवशेष मतलब जो किला है वो गिरा हुआ था, कुछ अवशेष उसके पार्ट्स उसके। चूँकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दूर भी संधियाँ देखी है। और ये हालांकि एक ऐतिहासिक स्थल है और इसीलिए अतीत मतलब जो भूतकाल है, इसने कई युद्ध देखे हैं वो किला होने के कारण। और दूर भी संधियाँ मतलब धोखाधड़ी भी देखी है। धोखाधड़ी अर्थात जो मित्र साथ में रहकर भी क्या करते हैं, धोखा देते हैं, दूसरे पक्ष में शामिल होते हैं। यहाँ का इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। यहाँ का इतिहास इतना पुराना नहीं है जितना हम कह रहे हैं। और यहाँ की जो घटना घटी है इतने महत्वपूर्ण नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों से हुई। अकबर मतलब जो मुगल आदिल शाही, मुगल शाही तो जो है, तो चांद बीबी एक सुंदर महिला थी। जब मुगल उन पर हमला करने के लिए आए, किला हथियाने के लिए आए, तो चांद बीबी ने क्या किया, मतलब खुद उस किले की रक्षा की थी। लेकिन ऐसी महान वीर श्री होने के साथ ही उसकी जो हत्या है वो अपने ही लोगों ने, मतलब जो उनके साथी थे उन्होंने ही धोखाधड़ी से की थी। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों की ऊपरी हिस्से मिले। और जब उन्होंने खुदाई की बगीचे के लिए तो उनकी जो ज़मीन की सतह मतलब ऊपर की जो परत है उनके नीचे प्राचीन दीवार मिले, मतलब कुछ गुंबद मिले। गुंबद मतलब जो घूमट जैसा होता है ऊपर का वो मिले कुछ। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। और हम बहुत दूर क्यों नहीं जा सके वो खुदाई करते करते? क्योंकि अधिकारी को क्या लगता कि ये ऐसे खुदाई करते मतलब जो रास्ता है तैयार करेंगे, सुरंग लगाएंगे, ऐसे कुछ तो उनको लगने लगा। इसे हथियार भी नहीं थे, साधारण हथियार थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बनाता। तो लेखक क्या कहते हैं, मैंने कुदाल छोड़ दी, अभी बगीचा तो बन गया, जो भी मुझे वहाँ पौधे लगाने थे मैंने लगा लिए, लेकिन मैंने अभी हाथ में कलम उठाई। मतलब लेखक ने दोपहर के समय वो लिखते थे, फिर शाम में फिर से वो बैडमिंटन खेलते थे, फिर चाय पीते थे, फिर खाना खाते थे, फिर जो पत्र व्यवहार है गांधी जी के साथ, उनकी इंदिरा गांधी बेटी उनके साथ या और अन्य नेताओं के साथ, और फिर वो फिर से कॉफ़ी पीकर लेखन करते थे। इतना उन्होंने अच्छे तरीके से टाइम टेबल फिक्स किया था। और गौरव की बात यह है कि जो अहमदनगर का किला है वो हमारे महाराष्ट्र में ही है। जब तक बना लेता मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता, न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। और ना ही तो मैं पैगंबर की भूमिका, पैगंबर अर्थात जो ईश्वर का दूत होता है, और ऐसे भविष्य में नहीं लिख सकता। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले ही की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। और लेखक कहते हैं कि मैं
ऐसे अतीत से, क्योंकि हमारा जो अतीत है, हमारे जो भारतीय विद्वान हुए हैं वो एक से एक है, चाहे वो ऋषि हो, मुनि हो, महर्षि कर्णाद है जैसे कि वैश्विक दर्शन दिखाने वाले, या फिर जो आर्यभट्ट है, वो हमारा अतीत बहुत बड़ा है। और लेखक कहते हैं कि मैं इतना नहीं लिख सकता कि हमारे कितने विद्वान हो गए हैं, उनके क्रियापल के कलापों को मैं ऐसे नहीं लिख सकता जिस जैसे लिखना चाहता हूँ। और गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। और मैं एक जो भी क्रिया होती है मैं साधारण पद्धति से लिख सकता हूँ, विद्वत्तापूर्व शैली में नहीं लिख सकता। वो लेखक क्या समझते हैं कि जो विद्वान हमारे इतिहास में हो चुके हैं, उन विद्वानों को लिखने की आज भी मुझे मतलब इतनी प्रतिभा नहीं है। देखो, लेखक का जो दिल है, हृदय है, वो बहुत बड़ा है कि वो अपने पूर्वजों को बहुत तो गेटे ने ऐसा ही कहा था कि जो एक संत है कि इतिहास लेखन एक अतीत के भारी बोझ से सीमा तक राहत दिलाता है। तो अतीत मतलब हमारे पूर्वजों ने जो जो कार्य किए हैं, तो वो हमें आज बोझ से कि वो उन्होंने इतना कार्य किया है और आज हमें और क्या कार्य करने चाहिए। उन्होंने हमें विरासत में बहुत कुछ दिया है, हमें तो वो संभाल कर रखनी ही है, बल्कि उसमें और बढ़ोतरी करनी है, ऐसे लेखक का कहना है। तो लेखक कहते हैं कि मैं ऐसे उनको आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ, और आज का और वहाँ का जो संबंध है उसे मैं मैच करने की कोशिश करता हूँ, और मेरी जो भाषा है वो एकदम सरल ही है, ऐसे वो कहते हैं। तो लेखक इतने विद्वान होकर भी अपने पूर्वजों को बहुत विद्वान कहते हैं। अभी दूसरा भाग है उसका, अतीत का दबाव। अतीत मतलब जो बीता हुआ कल है उसका दबाव, जो बोझ है, जो बर्डन है, वो कैसा है। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। दबाव अच्छा हो या बुरा हो, दोनों प्रकार से हमें विचार करने के लिए विवश कर देता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। और लेखक कहते हैं कि कभी कभी जो दबाव है, दबाव के कारण हम ठीक प्रकार से जी भी नहीं पाते, ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं कर पाते, हम कभी कभी हमारा दम घुटने लगता है। और ख़ास तौर पर जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यता है, जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति मानी जाती है, और हमारे भारत के संस्कार भी बहुत प्राचीन समझे जाते हैं, उच्च समझे जाते हैं। अतिथि देवो भव, या जो यत्र तत्र भवति एक नीडम, जैसे कि ये पूरा विश्व है, एक परिवार के समान है। आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, और आखिर मेरी विरासत क्या है। मुझे विरासत का अर्थ होता है पूर्वजों ने मुझे क्या दिया है, और मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ क्या। मतलब उनके बाद मैं ये जो विरासत है जो मुझे पूर्वजों द्वारा मिली है, मैं वो ठीक प्रकार से संभाल पाऊँगा या नहीं। क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, और क्या ऐसे मानवता की जो दसिया है उन्होंने कई सालों से वो हासिल किया है, वो मैं संभाल पाऊँगा। उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानो उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। और बहुत सारे विजय हमारे भारतीय लोगों ने हासिल किए थे, उनके पराजय भी हुए थे, उनका उत्साह भी हुआ था। जैसे कि हैरत अंगेज साहसिक कार्य किए थे। अगर हैरत अंगेज साहसिक कार्य हम देखेंगे तो जैसे झांसी की रानी है, उन्होंने साहस किया था। फिर जो कि हम मेरी झांसी में नहीं दूंगी अंग्रेज़ों को, या फिर जो भी है भगत सिंह है। तो ऐसे साहसिक कार्य जो हमें आकर्षित करते हैं, और आज भी ऐसे साहसिक, ऐसे हिम्मत वाले कार्य हो रहे हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ, और मैं वारिस हूँ, उनका वंशज हूँ।
जैसे मैं उनका कुल दीपक हूँ, साथ ही उस सबका भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति और औरों से अलग नहीं होता। अलबत्ता हम एक लोगों पर विशेष व लागू नहीं होते। जो हमारा रक्त मांस अस्थियाँ एक ही है। और हमारी भारतवासियों की विशेषता होती है कि हम कई जातियों के, कई धर्मों के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। और ऐसी विशिष्ट विरासत हमें मिली है, जैसे कि हमारी विशिष्ट विरासत है कि कभी भी हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, हमने किसी का भी कुछ छीना नहीं है, कहीं से भी हम आए नहीं है। कभी भी हमने दूसरों की भूमि हस्तगत करने का प्रयास नहीं किया है। हम हमारे ही भारतवर्ष में खुश है। और ये अभी मैं वर्तमान में लागू करने का सोच रहा हूँ। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। विषय की जो जटिलता है, जो कठिनाई है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय लगता है कि मैं उस पर लिख पाऊँगा। जो हमारे भारतीयों ने हमें विरासत पर दिया है, जो हमारी संस्कृति है, कई साल पूर्व संस्कृति है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पन, जैसे सिंधु संस्कृति है, मैं उस पर सही लिख पाऊँगा या नहीं। मैं हमारे भारत की पूरी संस्कृति, पूरे संस्कार, पूरे साहसी लोग, उनका कार्य या फिर उनका इतिहास, उनकी विद्वत्ता, इस पर लिख पाऊँगा या नहीं। वो कहते हैं नहीं। मैं ऊपर सतही मतलब जो ज़मीन का पृष्ठभाग होता है उस पर ही मैं शायद लिख सकूँगा और उसे मैं स्पर्श करूँगा। मैं विषय बहुत गंभीर है, ऐसे लेखक कहते हैं। तो इसी प्रकार आज हमने अहमदनगर के किले में जो भी उन्होंने लिखा है आज हमने पढ़ा है, तो इसी प्रकार आपको पाठ समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, आशा करती हूँ समझ में आया है।